हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस की इस करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का ब्रीफ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। चैनल पे हम करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को अपडेट करते रहते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। हर मॉर्निंग करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम पर डे बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियोस को अपडेट करते हैं, वीकली बेसिस पे भी हैं। हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बना के वीडियो को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा है। इसका ऑप्शन बी सही है, VI। वोडाफोन और इंडिया पहली प्राइवेट कंपनी, दो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने एक ने एकीकरण किया है और एकीकरण के बाद एक नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी और इसे उपभोक्ताओं और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में समायोजित सकल आय AGR, जिसे हम कहते हैं, कि बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय भी दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, VI, जो नया नाम दिया गया वोडाफोन और आइडिया कंपनी को। ठीक है, उनके एकीकरण के बाद ध्यान रखिएगा, इसे नोट करिएगा आप। दूसरा प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। अलग अलग तरह की समारोह आयोजित किए जाते हैं विश्व में इसे मनाए जाने पर। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने और बढ़ावा देने का है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के बहुत सारे समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। यह बना है भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यह आपको पता होना चाहिए। भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक निदर्शक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अभी तक जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ये सेवाएं उत्पन्न थीं, लेकिन ये सेवाएं जो प्राप्त थीं, लेकिन अब तक क्या है कि भारत ने भी खुद को डेवलप किया है हाइपरसोनिक विमानों को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक निदर्शक यान का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण भी किया गया। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती भी मिलेगी। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। जो हाइपरसोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकसित किसने किया, विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर अमेरिका, रूस और चीन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र में पुणे में निधन हो गया। इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो खगोल विज्ञान के जनक हैं और महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र के थे। रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना डॉक्टर स्वरूप ने अपने ही मार्गदर्शन में की। उन्हें पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।
तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, महाराष्ट्र में इनका भी निधन हुआ 91 वर्ष की उम्र। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब है पियरे गैसली। पियरे गैसली है ऑप्शन सी में। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आंसर है पियरे गैसली। पियरे गैसली फ्रांस अल्फाटोरी के मूल निवासी हैं। इन्होंने इटली के ऑटोड्रामा नाजियोनोल मोंजा स्थित जगह पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स की जीत भी है। इस रेस में कार्लोस सेंस जूनियर द्वितीय स्थान पर आए हैं, लॉन्स स्ट्रॉक तीसरे स्थान पर आए हैं। क्रेमसाहा इनके मूल निवास स्थान स्पेन और कनाडा भी है, तो इसे एक बार आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? यह भारी गिरावट जो है वो 10.5% की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट में सबसे ऊंचे आंकड़ों में है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो 10.5% की अर्थव्यवस्था में गिरावट है फिच रेटिंग्स के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7वां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियम के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना आवश्यक है? ये 3 सदस्यों की समिति का गठन करना आवश्यक है। कुछ राज्य से पहले से फॉलो कर रहे हैं और कुछ के लिए न्यायालय के आदेश हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से राज्य हैं। वो राज्य हैं कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, जो इन्हें पहले से ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के लिए निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? यह 12 सप्ताह का समय दिया है। असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक है असम राइफल्स। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार की सीमा पर की रक्षा करता है। असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। तो 12 सप्ताह का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसे समय दिया गया कि जो दोहरी नियंत्रण संरचना है उसे समाप्त किया जाए, या तो समाप्त किया जाए या फिर इस संरचना को बनाए रखने के लिए निर्णय के लिए 12 सप्ताह तक का समय दिया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? यह योजना लॉन्च की है असम ने। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, स्वामी विवेकानंद इंग्लिश में इसका है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। ठीक है, योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं के विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदी में
क्रूज़ चलाने की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है ये कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नदियों में क्रूज़ चलाने की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है उड़ीसा ने। कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राजस्व पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज़ चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव AK त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में यह चर्चा की और इसके पश्चात यह निर्णय लिया कि कुछ नदियों में क्रूज़ चलाने की अनुमति दी जाए। इस प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ये प्रतिदिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के हर एक क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से कुछ न कुछ रिलेशन रहता है, उन तथ्यों के आधार पर हो या कॉन्सेप्ट के आधार पर। आपसे कभी भी प्रश्न सीधे तौर पर भी पूछा जा सकता है और प्रश्नों को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो टोटल अगर हम देखते हैं कि हम प्रतिदिन के हिसाब से अगर वीडियो को फॉलो करें, किसी भी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियोस को फॉलो करें, तो हम पूरे महीने में अबाउट 300 to 400 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि एक महीने के लिए सफिशिएंट है। अगर हम वीकली सीरीज़ को भी इंक्लूड करें तो ये अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस के आसपास पहुंचता है। तो डेली बेसिस पे इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप स्टडी फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कभी भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पर डे मॉर्निंग को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच सो मच।